नॉट रियलाइजिंग कि मैं संदीप सर से मिलने जा रही हूँ। जो दिमाग से अपने आप को समझदार समझते हैं ना, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ वही है। जिंदा कौन है जो कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसके अंदर लाइफ है? मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ये कहता है, चाहे आप 100 रुपए से अपनी शुरू करो, लेकिन खुद करो यार। मरे हुए से जिंदा होना क्या रिस्क का नाम है? या जिंदा रह करके थोड़े से पंगे लेना रिस्क का नाम है? लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के 5 मिनट निकाल करके एटलीस्ट अपने अंदर कुछ रिफ्लेक्ट करो। हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली सिट एंड थिंक कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और जो मुझे करना है वो क्या करना है। जो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब उनसे ज़्यादा आपके बारे में कौन सोच सकता है? यू नो व्हाट, आई लव माई सेल्फ बिकॉज, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से नहीं कर सकता। एक सपना जैसे पूरा हो रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, जबरदस्त। Too excited to meet Sandeep and everything is easy. My name is Vaibhav and I'm from Kolkata. संदीप जी से मिलने के लिए इतने बेकाबू हैं, बहुत ज़्यादा। myself महेंद्र पुरोहित और मैं गुजरात से हूँ। हम सब एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। Hi, I am निशांत शर्मा from जयपुर। यहाँ तक आने में जर्नी इतनी अमेजिंग थी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि यहाँ पे क्या होगा। We are looking to a wonderful time with him. लेट्स सी अब आगे क्या सरप्राइज है हमारे लिए। Hi, Ashish Gumar from Chandigarh. And I really look forward to spend and have a good time with him. Hi, my name is Saurabh Agrawal and I am from UP. Myself Deepika Gupta and I am from Delhi. Hi, I am Anurag from Kolkata. कभी सोचा नहीं था संदीप सर से मिलना भी इतना आसान है। Hi, this is Swapnil Trivedi from Raipur, Chhattisgarh. आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। ओके सो हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक रियल लाइफ स्टोरी जो इमेजिनरी है लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है, एक सच्ची कहानी। और अभी जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आप एंड में रिलेट कर सकते हैं उन सब लोगों से जो सक्सेसफुल हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में अगर उसने किया है तो उसने कुछ ऐसा ही किया है, और वो इतना आसान है कि आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आसान लगती है ना, उसको हम छोड़ ही देते हैं, कहते हैं यार इससे कुछ थोड़ी होगा। मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करके बड़ा नहीं बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सिंपल चीज़ें कम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। जो सिंपल चीज़ों को समझ जाते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक छोटा सा बच्चा 3 साल का खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ एक प्लेग्राउंड में। पूरी दुनिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी है, मज़ा आ रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जीतने का लालच नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, ऐसी कोई गेम्स ही नहीं है। देखी होंगी आपने 3 साल के बच्चों की गेम, 2-3 साल के बच्चों की गेम्स। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ना जीतने का ना हारने का। ना हारने का डर होता है, ना हारने का दुख होता है, ना जीतने की खुशी होती है। उनके लिए ज़िंदगी का मतलब ही खेल है, उसके लिए खुशी का मतलब ही खेल है। खेलना है, बस खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं बच्चा था, जैसे सारे बच्चे होते हैं। प्लेग्राउंड, दूर दूर तक रोशनी रोशनी और पूरा खुले में भागना दौड़ना, और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, मेरे आसपास में जितने लोग थे बड़े, ये कोई खेल है कि जहाँ पे ना कोई जीते ना हार है। कहते अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलो,
अगर तुम नहीं जीते तो तुम हार गए। अगर किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रेस हो, अगर तुम नहीं जीते, फर्स्ट नहीं आए, तो इसका मतलब तुम हार गए। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो तुम हार गए, खत्म। तो वो चीज़ धीरे धीरे पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बचपन में इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ मज़े से। फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैंने एक बच्चे के माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये बातें सच है। मतलब अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, तभी मज़ा है खेलने में, वरना मज़ा क्या है, वरना है क्या, ऐसे ही खेलते रहो, इधर उधर भागते रहो, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो जीतना है, हर चीज़ में जीतना है। जैसे ही मैंने ये माना, उस दिन जब मैं रात को सोया तब तक सब कुछ ठीक था, बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जहाँ एक दिन पहले तक चारों तरफ सनलाइट, रोशनी और हर तरफ मतलब मज़े ही मज़े खेलने का, वहाँ पर जा करके चारों तरफ से अंधेरा और इतनी बड़ी दीवार जिसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी कहीं से, हल्की हल्की सी। तो मैं डर गया वो देख करके, मेरी हालत ख़राब, क्योंकि एक बच्चे की जिसकी आदत थी कि खुले में खेलना करना और उसको लगता था यही ज़िंदगी है, उसने देखा कि ये मैं कहाँ चारों तरफ से अंधेरे में आ गया, यहाँ भागा वहाँ भागा, जहाँ देखा दीवार, वो इतनी ऊंची दीवार कि बस सोच भी नहीं सकते। और मज़े की बात, मैं अकेला नहीं था उन दीवारों में, पूरी की पूरी दुनिया थी। जब तक मैं छोटा था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, यहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था, मेरे को कोई और दिखता ही नहीं था। थे लोग लेकिन मेरे को नहीं दिखते थे, चारों तरफ रोशनी थी। अब उन दीवारों के बीच में मेरे को बहुत सारे लोग दिखने लग गए। मैं उन लोगों के पास गया, अपने बड़ों के पास में या और लोग जिनको जा करके मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया, कल तक मैं यहाँ पर जब सोया था तो यहाँ पर सब कुछ सही था, ये दीवारें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे तेरी ये गलतफहमी है, ये दीवारें शुरू से ही थी, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये थी है और रहेंगी। तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बच्चे के दिमाग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गया दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, बहुत लोगों के पास गया, सबके पास गया, जा करके मैंने पूछा ये दीवारें कहाँ से आई। सबने एक ही जवाब दिया, कहते बेटे ये दीवारें तो हैं ही और रहेंगी, और ये थी, तेरी गलतफहमी है, तुझे लग रहा था यहाँ कोई दीवार नहीं थी, ये तो दीवारें हैं। जब से हमको चीज़ें, जब से हमने होश संभाला हमने दीवारें देखी हैं यहाँ पे, तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। तो मैंने फिर फाइनली जा करके लोगों से ये पूछना शुरू किया, मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मैं गलत था, ये दीवारें थी, हैं और रहेंगी। क्या इसका कोई रास्ता है इससे परे जाने का, क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इसके परे है। तो मैंने जा करके लोगों से पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड आस्किंग कि ठीक है समझ गया कि ये दीवारें हैं, बट इसकी अगर पार निकलना है या आगे निकलना है तो क्या है, ये दीवारें हैं क्या, किस चीज़ की बनी हुई है ये दीवारें, आई कहाँ से, कल तक तो नहीं थी, किस चीज़ की। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बट एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बेटे एक रास्ता है, वो सीढ़ियाँ देख रहा है सामने, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, तो एक काम कर, उन सीढ़ियों पे कुछ लोग दिख रहे हैं तुझे। ये सीढ़ी ना अभी बड़ी है, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है आगे जाके धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी और बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर तू वहाँ पहुँच गया तो तू उस दीवार के परे निकल जाएगा। तुझे सिर्फ एक एक करके उन सीढ़ियों पर चढ़ना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि नहीं मैं चढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो उस दीवार के परे जाना है। मुझे वो दुनिया याद थी, मैं भूला नहीं था उस दुनिया को, जहाँ मैं बचपन में जी रहा था, खेल रहा था। मुझे वापस से उस रोशनी वाली दुनिया में जाना था, इस अंधेरे से निकल करके। मैं गया और जा करके भागने लगा उसकी तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ, और पूरी दुनिया उस तरफ भाग रही थी, मारकाट मची हुई थी। मतलब हर आदमी को उस सीढ़ी पर चढ़ना था, हर आदमी को। लेकिन पीछे से जैसे ही मैं गया चढ़ने के लिए, मेरे को आस पास में सब लोगों ने आकर के बोला बेटे कोई फ़ायदा नहीं है, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने की, नहीं चढ़ सकता तू, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं गया उधर। देख हमारे एटलीस्ट दूर दूर तक कोई नहीं गया, हमने नहीं देखा किसी को हमारे परिवार में, हमारे उधर दूर दूर तक किसी को उन सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। शायद तू भी नहीं जा पाएगा, छोड़ना, क्यों कोशिश कर रहा है, तू यहीं पे रहे हमारे पास में, यहाँ देख सब कुछ है तो सही। मैंने कहा नहीं मैं चढ़ूंगा, मैं करूँगा कोशिश। मैं गया भागता हुआ और पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। कंपटीशन था, लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी को मारा, किसी को हटाया, किसी को गिराया, कुछ भी करके किसी के ऊपर पैर रखा और फाइनली उस पहली सीढ़ी पे चढ़ गया, पहुंच गया। बहुत खुश, इतना खुश कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हो गया। खुशी किस चीज़ की थी? वो खुशी इस चीज़ की थी कि मैं दुनिया से ऊपर उठ गया। बाकी करोड़ों लोग जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, मैं आगे आ गया। इस चीज़ की खुशी थी। फिर मैंने देखा आगे एक और सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, उस पर चढ़ा। लोग और कम होते चले गए, मतलब जगह भी कम, लेकिन उस कम जगह के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। क्योंकि अगर अब यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं थी, जब तक मैं ज़मीन पे था तब तक कोई डर नहीं था, या डर ये कह लो कम था, लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वो डर और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब डर था नीचे गिरने का, कि अगर हल्का सा यहाँ से धक्का लगा और वापस से अगर उसी ज़मीन पे पहुँच गया तो मेरा क्या होगा।
फिर मैं और ऊपर चढ़ा, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, जहाँ पर मुझे बताया गया था जब मैंने नीचे इस जर्नी को शुरू किया था कि ऊपर जाने के बाद एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से इस दीवार के परे निकल जाएंगे, इस दीवार के परे, जहाँ पर रोशनी रोशनी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन मज़े की बात, वहाँ पर जब मैं टॉप पे गया तो वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग थे, जगह बहुत छोटी सी थी, टॉप पे बहुत कम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, और वहाँ पर जाने के बाद भी उछले जा रहे थे और ऊपर जाने के लिए, मतलब अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे सबने कहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, ये कोई रास्ता थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ी है। यहाँ पर आकर के मैं टॉप पे खड़ा हो गया, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे चढ़ा था खुशी के लिए, उस खुशी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर तो और ज़्यादा कंपटीशन है, और ज़्यादा डर है। इतनी ऊपर से गिरा तो मरा, गलती की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अंधेरा इतना, दूर दूर तक दीवारें, बिल्कुल घुप अंधेरा, लोग डरे हुए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ना नीचे चल के एटलीस्ट लोगों को बताते हैं कि भाई ये सब झूठ है, ये धोखा है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ना यार, यहाँ से कौन जाएगा, बोल वो लोग हम ही को तो देख रहे हैं, और बोल मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, बैठे हुए हैं, देख टॉप पे, देख नीचे क्या हालत है, देख वहाँ जाएगा तू वापस, किस चक्कर में है। मैं कहा मैं तो जाऊँगा। मैं उतरा नीचे, जा करके मैंने पूरी दुनिया को बताया कि ये धोखा है, कुछ नहीं है, ये ऊपर जा करके ये सीढ़ी खत्म हो गई है, इसकी सीढ़ी के आगे कुछ है ही नहीं, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। किसी ने नहीं सुनी। तब अंदर से कहीं से एक अर्ज आई कि अब मैंने इस दीवार को तोड़ना है, किसी भी तरीके से तोड़ दूंगा इस दीवार को। एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और लेकर के भागा उस दीवार की तरफ। जब गया तो लोग हंसने लग गए, देख करके कहते क्या कर रहा है, दीवार को तोड़ेगा ये। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, किसी ने देखा भी नहीं, सबका ध्यान उधर उन सीढ़ियों की तरफ था। आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये मोमेंट था मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट, जब मैं गया उस हथौड़े को ले करके और अपनी पूरी जान लगा करके उस दीवार के ऊपर मार दिया। और जैसे ही मैंने मारा तो वो हथौड़ा उस दीवार के पार निकल गया। दीवार टूटी नहीं, दीवार के पार निकल गया और जा करके नीचे ज़मीन पर टकराया। अरे ये क्या है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उस हथौड़े को छोड़ा, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ उधर निकल गया, फिर धीरे धीरे मैं पूरा उधर निकल गया। मतलब वो दीवार थी ही नहीं, वो एक धोखा था, एक झूठ था। वो दीवार थी डर की दीवार। जब तक वो डर था मेरे अंदर तब तक वो दीवार थी। जब तक मेरे अंदर वो डर था, नीचे गिर जाने का डर, आगे ना जाने का डर, लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ, मैं आगे गया तो उस दीवार के परे निकल गया। उधर गया, जा करके देखा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग और हैं, लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे, एक भी बड़ा नहीं है वहां पर। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो सालों पहले खेल रहे थे, जैसे मैं खेलता था। खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं देख करके चौंक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे बच्चे हैं, बड़े कहाँ रह गए। और फिर मैं आगे गया, जा करके एक जगह पे पानी था, पानी मेरे को प्यास लगी थी पीने के लिए। मैंने जा करके अपनी शक्ल देखी तो मैं भी बच्चा था वहाँ पर। आई वाज अ चाइल्ड, मैं बड़ा नहीं था। मतलब कि उस दीवार के परे जो मैं निकला, वो नहीं था जिसके अंदर वो डर था, वो वही बच्चा था जो खुले में खेलता था। मतलब ये दीवार थी ही नहीं, ये अंधेरा था ही नहीं, ये अंधेरा था सिर्फ उस डर की वजह से, जो रूट कॉज है हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो। एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है? हाँ? एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ एक बच्चा। और वो बच्चा हम सबके अंदर जिंदा है। करना है तो क्या करना है? अपने उस डर से परे निकलना है, उस डर की दीवार के परे निकलना है। उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तोड़ोगे किसको? जब दीवार है ही नहीं तो उसको तोड़ोगे कैसे? जो चीज है उसको तोड़ोगे ना। डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक इमेजिनेशन है जो चारों तरफ से खड़ी हुई है। वो खड़ी क्यों हुई है? अब आते हैं उसके रूट कॉज पे, वो आई कहां से?
अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में, इसको ध्यान से सुनना, वो है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, राइट? ये 3 वजहें हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं है। अगर इन 3 वजहों को हम समझ जाएं और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं तो डर नाम की चीज खत्म, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट हमें जीतने का लालच ही नहीं है ना, तो कोई हराएगा कैसे? हरा उसको सकते हैं जिसके अंदर जीतने का लालच हो। कंपैरिजन। I'll give you a real life example and I'll ask you, then I hope you will be able to relate it in a better way. एक डांस कंपटीशन हो रहा है, 4 जो कंटेस्टेंट्स है ना, चारों एक जैसा डांस करते हैं टेक्निक वाइज, एक जैसा सीखे हुए हैं, एक ही गुरु से सीखे हुए हैं और बिल्कुल 4 फाइनलिस्ट हैं। एक जो है वो डांस करने वाला है, फाइनल्स है, आज या तो हार है या जीत है। एक जो पहला वाला है वो डांस करने वाला है जजेस को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह से जजेस को खुश कर दूं, ऑडियंस को खुश कर दूं, जीत जाएगा, जीत जाऊंगा। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, होंगी ना। और वो दीवारें किस चीज की होंगी? जरा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, किस चीज की दीवारें होंगी? डर की दीवारें कि अगर जजेस खुश नहीं हुए तो क्या होगा, ऑडियंस खुश नहीं हुई तो क्या होगा, हार जाऊंगा, मैं तो जमीन पे चला जाऊंगा, वापस से उसी दुनिया में चला जाऊंगा जहां से मैं ट्रैवल करते करते 1 साल लगा करके यहां तक पहुंचा हूं, वापस वहीं गिर जाऊंगा, उसी खाई में पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना ऊपर तो आ गया लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, दीवारें उतनी बड़ी हैं चारों तरफ। दूसरा आदमी वो आज परफॉर्म करने वाला है अपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हराने के लिए और उनसे जीतने के लिए। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, दीवारें होंगी। वो उनको हराने के लिए डांस करना चाहता है, उनसे जीतने के लिए डांस करना चाहता है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल 100 है और सामने वाले का 10 है तो उसका बेंचमार्क 10 है, 100 नहीं है। उसको 10 को बीट करना है, लेकिन अब उस 10 को भी बीट करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं 10 को भी नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, मैं 9 पे अटक गया तो क्या होगा, 5 पे अटक गया तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका? अटक गया, दीवारें दीवारें, अंधेरे में नाचने वाला है वो। तीसरा आदमी जो तीसरा फाइनलिस्ट है वो डांस करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जजेस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कंटेस्टेंट्स का, लेकिन उसको फर्क पड़ता है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस का। सेमीफाइनल्स में जो उसने करी थी उसके हिसाब से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसने बचा के रखी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में उसने कर दी, उसका बेस्ट डांस उसने कर दिया। तो अब उसको आज नाचना है अपनी उस परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि उसको उससे बेटर परफॉर्म करना है। क्या है उसके चारों तरफ? दीवारें, दीवारें। किस चीज़ की दीवारें हैं? डर की दीवारें कि अगर मैं अपने उस सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, गया, गिरा वापस से जा करके उसी दुनिया में, वापस से जहां कोई नहीं जाना चाहता। चौथा कंटेस्टेंट वो कहता है जजेस गए तेल लेने, ऑडियंस गई भाड़ में, बाकी कंटेस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान करे उसमें से जिसको जीतना है वो जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हारना है वो हार जाए, मुझे हारना है मैं हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना अपनी पुरानी कोई परफॉर्मेंस याद है, मैं तो भाई बस इसलिए नाचने वाला हूं क्योंकि नाचना मेरे लिए खेल है और खेल मेरे लिए जिंदगी है। मैं नाचने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, और मैं जब नाचूंगा मुझे कोई परवाह नहीं है आसपास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कौन जीतेगा। कोई दीवारें हैं उसके आसपास में? अरे है ही नहीं, है ही नहीं, कोई डर ही नहीं ना उसको, ना उसको हारने का डर ना जीतने का लालच, है ही नहीं उसके अंदर। वो तो कहता है बस आज का ये दिन है मेरे पास में, आज मैं वो कर जाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं, और कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होगा क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चे हैं ना ये छुपे हुए हैं हमारे में से ही कहीं, ये मत समझो ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये किसी डांस कंपटीशन में आपको दिख सकते हैं, किसी जगह पे आपको दिख सकते हैं, किसी क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं, एक्टिंग में आपको दिख सकते हैं। एक एक्टर है जो खुद की एक्टिंग को बीट करने के लिए लगा हुआ है, 20 साल हो गए अपनी एक्टिंग को ही नहीं बीट कर पा रहा, लगा हुआ है, या किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तो कोई परवाह नहीं है। तो कौन जीतेगा एंड में? तो जो नहीं जीतना चाहता वही जीतेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल।
आप जिस भी फील्ड में होगे, जो भी कर रहे होगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देखोगे, आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो फेलियर्स हैं, उनमें डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं बढ़ पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हम अपने डर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी तरीके से डर को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वो जो मीडियोकर है, एक वो जो अनस्टॉपेबल है। चाहे आप पेंटिंग में उठा करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे उसमें, आर्ट में, किसी भी चीज में, बिजनेस में उठा करके देखो, दोज आर अनस्टॉपेबल। दोज आर द पीपल जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर हल्का सा भी डाउट है, जिसके अंदर हल्का सा भी डर है, वो गया। आज वो कहीं पर भी है, वो गिर सकता है। देखो क्या होता है ना, आज आप दीवार के इस तरफ खड़े हो, मैं इस तरफ खड़ा हूं, बस इतना सा फर्क है। एक ना एक दिन आप इस दीवार के इस तरफ आओगे, तब आप आकर के देखोगे उन सब चीजों को जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मतलब हमको लगता है कि जिस आदमी के पास में जितनी सक्सेस है, जितना पैसा है, वो उतना ही खुश है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश लोग यूएस में होते हैं, जहां हम इंडिया के लिए रोते रहते हैं ना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। यूएस में तो नहीं है, वहां इतने दुखी क्यों है लोग? दैट मीन्स इन सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, चाहे हम एज अ पर्सन आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, जब तक वो डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, मतलब ये लेवल्स को ही छोड़ना होगा। देन यू विल गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देन यू विल रीच अ स्टेट जहां पर आपके पास सब कुछ होगा बट कोई लेवल नहीं होगा। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसको खोने का डर नहीं है। मतलब आज अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कल मेरे पास जो भी कुछ है, राइट फ्रॉम माई कार टू माई हाउस टू माई बैंक बैलेंस टू माई कंपनी, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तब भी हंस करके आपके साथ में यहीं पे बैठा हूँगा और हंस करके बातें कर रहा हूँ। या यहाँ पर नहीं होगा तो किसी हिल स्टेशन पे, कसौली में ऊपर जाकर मॉल रोड है ना, वहाँ पर जा करके आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, स्माइल 10 रुपये देना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? राइट। और वो डर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं खुल के वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी सिचुएशन में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास आप जाओ, जा करके बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है। हाँ, वो करने का टाइम नहीं है जो हम करना चाहते हैं। तो भाई किस चीज़ का टाइम है तुम्हारे पास? किस चीज़ का टाइम है? किस वजह से नहीं कर रहे? सीधा बोलो ना कि डर की वजह से नहीं कर रहे। डर है कि कहीं हम ये जो हाथ में है वो खो ना दें। डर है कहीं ये पंगा लेकर के वो चीज़ ना खत्म हो जाए जिसको करने में हमको 10 साल लगे। और डर ही नहीं है, ना आज है, ना तब था, ना कभी होगा। इसलिए आज ये सब कुछ है मेरे पास में। सिंपल सिंपल। सो माय सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या है वो तरीका जिससे हम अपने डर को निकाल सकते हैं? या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डर नहीं निकलता? कैसे निकल सकता है वो डर? If you live in a society, so you interact with people, there are circumstances which are beyond your control, and once in a while वो आता है आपके अंदर, थोड़ा सा ऊपर उफान मारता है, आगे चलने को कहता है, बट कुछ circumstances ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से नहीं होते हैं, वो फिर धीरे धीरे दबने लगता है। मुझे ऐसा लगता है। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि जब circumstances ऐसे होते हैं तब हम उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। बट सवाल ये है कि आपसे भी बुरे सर्कमस्टांसेस से लोगों ने निकल करके आसानी से, मुश्किल से नहीं, आसानी से उस दीवार के उस पर ही गए हैं। वो कैसे गए हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो जो इंटेलेक्ट होता है, जो बुद्धि होती है, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगती है। तो हम अपने आप में ना बहुत सारे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्राइटेरियाज थोपते रहते हैं कि नहीं यार, हाइट हो तो इतनी हो, वेट हो तो ऐसा हो, गोरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाह रहा कि खुद को अप्रूव करना, खुद को आईने में देना, एक्सेप्ट करना और अप्रूव करना कि मैं जैसा हूँ, क्योंकि समय भी बदलता रहता है, हम भी बदलते रहेंगे। आई थिंक व्हाट यू हैव डन इज यू हैव हिट द बुल्सआई। आपने एक वर्ड यूज़ किया जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है। जब वो बीच में आ जाता है तो डर आना ही आना है। ये जो डर का काम है ना, ये इस दिमाग का है। जानवरों के अंदर डर होता है क्या? या अगर किसी चीज़ का डर होता भी है तो टेम्पररी होता है, आया और गया। हमारा डर परमानेंट है और वो डर बढ़ता रहता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये माइंड की वजह से हो रहा है। तो सोल्यूशन आपकी उस बात के अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी तो 1000 बातें हो सकती हैं, बाकी 1000 चीज़ें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज कि मैंने उस दीवार के परे कैसे निकला, या कोई भी निकला होगा तो कैसे निकला होगा। उस चीज़ के ऊपर आई हैव बीन वर्किंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। और निकल करके जो एक चीज़ समझ आई वो है फेथ। उसकी जो पावर्स हैं
दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। तो किसी तरीके से अगर आप इस इंटेलेक्ट के परे निकल जाओ, इस माइंड के परे निकल जाओ, तो आप जीत गए। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, अगर लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा, बट उनको मजा आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की सीखने की जो स्पीड है वो बड़ों से बहुत तेज है। जो चीजें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो बच्चे कुछ सालों के अंदर अंदर सीख जाते हैं, उसके बाद हम सीखते ही क्या है, सीखते ही क्या है। आई फील कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, साइकिल चलाओ तो भाई गिर जाएगी, चोट लगेगी, मत चलना, स्विमिंग ना 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 ना, इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरे, कभी पानी से इतना फियर बैठ गया कि ना 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 ना। तो टुडे आई एम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड आई every now and then I give her a confidence, no beta, you are the best, you know, you are the best child in the universe, you can do it. शेयर करना चाहूँगी जो आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुनने के बाद मेरे अंदर आया। एक्चुअली जब मैं 2-2.5 साल की थी तो मेरी लेफ़्ट आई में एक स्क्विंट हो गया था, तो तब एकदम घर वाले परेशान हो गए कि क्या हो गया। मैं एकदम नॉर्मल थी और अचानक से ऐसा हो गया। तो मेरे फादर कई जगह मेरे को लेकर गए, तो एक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पता नहीं था कैसे उसने ऐसा बोल दिया, और शायद पैसे बनाने के चक्कर में जो भी है सर्जरी कर दी और मैं ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि ये जब बड़ी होगी तब हो जाएगी ठीक। तो मैं बड़ी भी हो गई लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। 20-22 साल तक मैं ऐसी ही रही। तो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मतलब मैं थोड़ा अलग अलग रहती थी। और अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। मेरे फादर और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, फिर भी मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था मैं दूसरों की तरह नहीं दिखती। लेकिन वो सेमिनार सुनने के बाद जब आपने कहा कि एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। मतलब एक बिलीव बना मेरे अंदर कि मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मैं फ़ादर के साथ गई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो गई। मतलब मैं सोचती थी, मैंने बिलीव कर लिया था कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो जब उन्होंने सिग्नेचर कराया, मैंने साइन कर दिया बिना सोचे समझे, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ऑपरेशन भी हो गया और सक्सेसफुल हुआ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और विदिन 6 मंथ डॉक्टर ने बोला है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अभी थोड़ी स्वेलिंग है आई में, लेकिन परफेक्ट हो जाऊँगी विदिन 6 मंथ। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और इसलिए मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ यहाँ पे स्पेशली। मुझे यू आर जस्ट लाइक माई। आप जो कह रहे हो ना कि मेरी वजह से कुछ हुआ, मैं आपको बिल्कुल सच बोलूँगा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ आपके उस अनशेकेबल फेथ की वजह से हुआ, जिस फेथ की अभी बात हो रही है। अभी आपने पूछा ना वो कैसे आता है, आंसर मिल गया। कैसे आता है वो फेथ? वो फेथ आया अंदर से, भोलेपन की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बड़े आदमी की वजह से नहीं जो हमको कंफ्यूज करता है, जो दिमाग ज़्यादा लगाता है। जो दिमाग लगाएगा वो चलता जाएगा चुपचाप। जो दिमाग नहीं लगाएगा, दिल में किसी भी चीज़ को मान लेगा, चाहे वो बेवकूफ़ी भरी हो। मैं कहता हूँ आप मान करके तो देखो कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, और कूदो। अगर आप मान गए ना और डाउट नहीं हुआ, आप उड़ोगे हवा के अंदर, उड़ोगे बिना पंखों के, उड़ोगे। मैं ये कहना चाह रहा कि सर in her case God has answered her prayers through you became a medium, okay? बट अगर हमें अब खुद का डॉक्टर बनना है, जैसे मान लीजिए अभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बैंक बैलेंस बढ़ाना है, किसी को हेल्थ बढ़ाना है, किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं चाह रहा सर कि वो जो फेथ है, वो जो बोलते हैं ना इंटरनल ट्रिगर, वो जो बोलते हैं वो कैसे है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने जंगल में आग लगा दी, उसमें मैं एक चिंगारी था, मान लिया, पर चिंगारी सिर्फ एक नहीं है, लाखों चिंगारियां हैं। संदीप महेश्वरी इज जस्ट वन ऑफ दोज चिंगारीज। अरे ये चिंगारी ने तो बहुत जगह जंगल आग लगाई, लेकिन हर जगह जंगल में आग लगी क्या? नहीं लगी ना। तो आप भी अगर अपने भोलेपन को ओपन रखोगे, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे, तो आपको तो चिंगारियां ही चिंगारियां दिखेंगी। वो चाहे यहाँ से आए, चाहे वहाँ से आए, चाहे किसी बुक से आए, चाहे वहाँ से आए, चाहे किसी की कोई बात सुन के आए, चाहे बिना बात सुने आए, चाहे अंदर से आए, चाहे कहीं से भी आए, किसी और सोर्स से आए, वो आपको नहीं पता कहाँ से चिंगारी आएगी। ठीक है। मेरे लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। लाइक आई वाज इन ग्रेजुएशन, देन हैपेंस कि आई वाज वेरी टेंस्ड कि माय कॉलेज वाज नॉट दैट गुड
तो आई वॉज रियली वेरी टेंस्ड कि यार कहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, बिकॉज मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी तो कॉलेज अच्छा नहीं था। फाइनली जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे ही रोड पे आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क, देयर वाज अ किड हु वाज ईटिंग अ सॉफ्टी कोन। और वो कोन ऐसे नहीं खा रहा था जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे सिंपली, उसने क्या किया था, उसने कोन को नीचे से काटा था, मतलब वो जो किड थी उसने ऐसे नीचे से काटा एंड शी वॉज ट्राइंग टू सक दैट आइसक्रीम। तो आई ऑल्सो परचेज दैट आइसक्रीम फ्रॉम देयर ओनली एंड आई स्टार्टेड ईटिंग द वे शी वॉज ईटिंग। वहाँ पे पार्क था तो एक अंकल ऐसे ही वॉक कर रहे थे, ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई वॉज डूइंग द सेम स्टफ एज इफ जो एक छोटी सी किड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोलते हैं बेटा मुझे लग रहा है आपके फेस से कि आप थोड़ा सा टेंस हो, और ये जो आप अभी ट्राई कर रहे हो इसको लाइफ में कभी ब्रेक मत होने देना, बिकॉज आज तुमने एक बच्चे से कुछ सीखा है और एग्जैक्टली तुम्हें ये चीज़ बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे टेंशन के मोमेंट में भी ये जब तुम एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर रहे हो तो इससे तुम्हें खुशी मिल रही है। व्हेन यू कैन गेट सम हैप्पीनेस इन सच अ टेंशन मोमेंट फ्रॉम अ स्मॉल किड, तो खुद एक चीज़ सोच के देखो कि अगर तुम्हारे अंदर का बच्चा जिंदा रहे तब तुम खुद कितने खुश रह सकते हो। सर एग्जैक्टली सक्सेस क्या है? ये आपका ये खुशियाँ, बट हर एक बंदे की लाइफ में सक्सेस का एक टारगेट होता है। जो सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है मेरे माइंड में वो कि उस पॉइंट को हासिल करना, कि अगर एक फोटोग्राफ रह के संदीप महेश्वरी इतने कम टाइम में इतना कर सकता है तो शीश तेरे में क्या है? डर नहीं है, सिर्फ एक वे नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको वे दे देता हूँ, I'll just give you the exact way। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो, उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो कि मैं जब वहाँ चला जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर सच में वो जो कहानी मैंने बताई है ना, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वो डर की जो दीवार है वो आनी ही आनी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दोगे, फिर जा करके फिर से वो डर और बढ़ेगा, फिर वो दीवार और बढ़ेगी और अंधेरा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क वहाँ पे सेट कर दिया कि जब मैं वहाँ टॉप पे पहुँच जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एक बार को मानो आप नहीं पहुँचे, किसी वजह से नहीं पहुँचे, तो क्या होगा? आप जहाँ हो वहीं के वहीं रहे तो क्या होगा? तो फेलियर रहेगा ना। हाँ, एक डर रहेगा ना, वो डर बढ़ेगा ना कि क्या होगा, उस बेंचमार्क की वजह से वो डर आ रहा है। उसका तरीका क्या है? उस दीवार के परे निकलो। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, जो मेरे को आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मज़ा आता है, तो सारा ध्यान उस बड़े फोटोग्राफर पे से हटा के, इमेजेस बाजार से हटा के, यहाँ से हटा के, वहाँ से हटा के, सारा ध्यान उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो। अपना फेथ उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो और बोलना शुरू कर दो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को कि मैं इंडिया का सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक हूँ, बट नॉट विद एन ईगो काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब एक तो होता है कि मैं ये हूँ, फिर तो अटक गए ना, अटक गए, राइट? मतलब आई एम दैट। अब अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसे शूट करूँगा, कैसे क्या करूँगा। मतलब वो फोटोग्राफी को खेल बना दो, जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अगर आपकी फोटोग्राफी बोल गई तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को एक बिज़नेस का रूप दे दिया है। तो मतलब जो चीज़ सिंपल वे में प्रोसीजर सिंपल वे में हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के उस चीज़ को इतना मतलब पैसे के लिए सिर्फ उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तब से ही दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, उन मरीज़ों के लिए कुछ करना है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनकी जानें जाती जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी एक लाइफ का बहुत एक बिग पार्ट है। तो उस चीज़ को मैंने एक शॉर्ट लेवल पे स्टार्ट किया कि मैं पर्सनली जो भी पेशेंट उसके लिए मैंने एक NGO भी स्टार्ट किया, डॉक्टर्स विद अस मेडिकल सर्विसेज, जिसमें कि डॉक्टर्स आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो सर मैं उस लेवल में इतना पहुंचना चाहता हूं, इतना आगे पहुंचना चाहता हूं कि इन द फ्यूचर कि कोई भी अगर सर्जरी हो रही है, कोई भी हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई भी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें लोगों का पैसा ना लगे, मतलब पैसे की वजह से लोगों की जाने ना जाए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे इन्होंने अपने दिल की सुन ली कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को इस मैं किसी पेशेंट को मरते हुए नहीं देख सकता पैसे की वजह से। आ गया ना, दिल की सुन ली। अब दिमाग नहीं लगाना, अभी दिमाग अपने आप लगेगा। वंस दैट फेथ बिकम स्ट्रॉन्गर, वो जब बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो दिमाग अपने आप ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे लोगों को ला करके आपके सामने खड़े कर देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब आते हैं पॉइंट पे, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। सब करना चाहते हैं, सबके पास में कोई ना कोई प्लान है,
किसी का है कि मेरे को ये करना है, किसी का है मुझे वो करना है, किसी की शुरुआत ही नहीं हुई, किसी की शुरुआत हो चुकी है, किसी की शुरुआत हो चुकी है। सो द प्रॉब्लम इज करें क्या? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द आंसर। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ को हम वी डोंट सी लाइफ एज कलरफुल, वी सी लाइफ एज ब्लैक और वाइट। हम ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई ऐसा भलाई का काम करना है तो उसमें हम पैसा नहीं ले सकते सामने वालों से, वो लेना गलत बात होगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। और कई लोग तो मुझे देख करके गलत आइडियाज़ निकाल रहे हैं, मुझे देख करके सोच रहे हैं क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता तो इसलिए हम भी पैसे नहीं लेंगे और हम इसलिए ऐसा कोई काम करेंगे। दैट इज़ नॉट राइट। मेरे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ और मेरे अंदर अटैचमेंट नहीं है इन सारे रिसोर्सेज से। मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। मैं तो पैदल जाता हूँ अपने घर से ऑफिस भी बहुत बार, मतलब मुझे नहीं है, मुझे गाड़ियाँ हैं तब भी उसका शौक नहीं है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तब भी नहीं पड़ता, स्कूटर पे भी घूमता हूँ, तो डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। तो मेरे से अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को, ना किसी को भी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। बट आपके अंदर कहीं भी इतनी सी भी गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं ये अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये करके पैसे नहीं लेना चाहता। दैट शुड नॉट बी द केस। जैसे एक डॉक्टर हैं जिनको मैंने सत्यमेव जयते में देखा था, जिनके फेस से ही देख करके एक ऐसा ऑरा आ रहा था। डॉक्टर शेट्टी ही इज़ अ हार्ट सर्जन। और वो गांव वालों से उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि 1 रुपये दिन का या 2 रुपये दिन का लेते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, राइट, एंड ही इज़ प्रॉफिटेबल और ऐसा काम कर रहे हैं विच इज़ अनबिलीवेबल। वो ही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर यू। सुना हुआ आपने उनके बारे में? आप एक बार देखिए, सत्यमेव जयते को देखिए और उनके ऊपर रिसर्च करिए। सो उन्होंने क्या निकाला तरीका, उन्होंने गांव वालों से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक अमाउंट फिक्स किया जो वो अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो कमाते हैं पगार में से बड़े आराम से दे सकते हैं। ऐसा अमाउंट जिसमें पूरी 4 बंदों की उनकी फैमिली कवर हो गई। और ऐसे उन्होंने लाखों लोगों से पैसा लिया, करोड़ों रुपए आया और आज उनके वहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्ट सर्जरीज होती है वो वहाँ होती है। और किन की होती है? उन लोगों की जिनके पास में पैसा नहीं है ये करने का। तो जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका फेथ कह रहा है वो करो। कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि वो होगा। चलो, सी यू देन। आसान है। Please have a seat. Yeah, so let's start. सर एक आपने एक चीज़ बोली थी सेमिनार में कि सक्सेस कम फ्रॉम मोस्टली बैड एक्सपीरियंसेस। तो मेरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी काम है सक्सेस होने के लिए, तो उसके लिए क्या किसी काम में बैड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? देखो, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी को बैड एक्सपीरियंसेस होंगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए, फेलियर्स हुए, वहाँ पे जा करके अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो माय आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या कुछ भी ख़राब हो रहा है आपके साथ में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। वो आज नहीं दिखती, वो कुछ टाइम बाद समझ आती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसे 50 एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको उठा करके देखूँ, अगर उसमें से एक भी मुझे नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। सो ये जो चीज़ है उस टाइम पे नहीं समझ आएगी। आज आपको एकदम से एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ, आज मैं आपको आकर के ये बात कहूँगा, आपको यार ये तो ज्ञान है। बट 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप उस टाइम पे समझ जाओगे कि नहीं यार ये ऐसा कुछ है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कभी ना कभी समझ आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कभी कोई बैड एक्सपीरियंसेस हो आपको, या कोई फेलियर्स हो या कुछ भी हो, तो उसको सोच करके ना ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आता भी ये थॉट तो आए, उसको जाने दो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि अच्छा है मेरे साथ में ये हुआ। आज नहीं समझ आ रहा कि क्यों अच्छा है, दुनिया भी देख के गई यार इसमें क्या अच्छा है, बट जब समझ आएगा देन यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, आई वॉज द चोजन वन बिकॉज ऑफ विच मेरे साथ में ये हुआ। देखिए सर, आजकल जैसे दिल्ली में आसपास 5-5 साल के बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसमें क्या किसका भला है, ये मुझे बाकी मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मुझे नहीं लगता है करने वाले का भला हो रहा है या जो जिनके साथ जो विक्टिम्स हैं उनका क्या भला हो रहा है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आज अगर हमको कहीं पे दर्द होता है, तो अगर हमको दर्द होता है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे ही मेरे कुछ दर्द हुआ, सपोज गला ख़राब हुआ, मेरे गले की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, या थोड़ा सा जुकाम हुआ,
तो मैं इरिटेट हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता, यार फिर से ख़राब हो गया, अब 4 दिन तक ख़राब रहेगा या 5 दिन तक ख़राब रहेगा, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई जैसे पेट दर्द हुआ तो मैं एकदम वो हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, या कोई भी प्रॉब्लम हुई. नाउ आई नो इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अगर हम बॉडी को समझेंगे कि वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है. हम क्या कर रहे हैं, गोली खा के उसको दबा रहे हैं, है ना, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर. बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रीट कर रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा के इंटरनल, और उसको ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है, और हम उस क्लीनिंग को बीच में ही रोक देते हैं गोली खिला खिला करके. तो अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गड़बड़ क्या है. पहले रिएक्शन में हम सबको गुस्सा आता है, हम देखते हैं. इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई कलरफुल इंटरेक्शन. उसमें आई वॉज इन दैट जोन कि जहाँ पर जा करके अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम लाइन. क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह वही सब आ रहा था, रेप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में. तो एंगर अंदर से, फ्रस्ट्रेशन, नफरत इतनी बढ़ गई कि इनके साथ ये कर देना चाहिए, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए. देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, और मैंने जा करके अपने अंदर जा करके देखा, तो मुझे समझ आया कि रेपिस्ट एक्चुअल में है कौन. वो है या हम लोग हैं, और वो किस तरीके से हैं. आप ये सोचो कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे जाते हैं, देखिए लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में. आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है. मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं हो रही, बट अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है आज के टाइम में भी. और गवर्नमेंट स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे स्लैपिंग किड्स लाइक एनीथिंग. तो आप ये सोचो कि अगर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर ने जा करके मारा, थप्पड़ मारा, और उसका कान का सुनने का वो ख़त्म हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल. आपने न्यूज़ में देखी होंगी. बस ये है कि इन सब न्यूज़ को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम सोचते हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ ना. बट उस बच्चे की जिसकी रोज़ पिटाई हो रही है, और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत दी, उस बच्चे की वो हालत कर दी कि उसको उस टीचर से नफरत हो गई, उसको अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई, उसको पूरी सोसाइटी से नफरत हो गई. उसको जब वो चीज़ पड़ी और उसका एक कान से उसको सुनना बंद हो गया, तो वो हैंडीकैप्ड हो गया ना. और किसकी वजह से, हमारी वजह से, इसी सोसाइटी की वजह से, जिसको हम अच्छा मानते हैं और जिन रेपिस्ट को हम बुरा मानते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर के रेपिस्ट बन गया. तो अब गलती किसकी है? हाँ, उस बच्चे की है जो बच्चा बिल्कुल मासूम था हमारे जैसा, या हम लोगों की है, हमारी सोसाइटी की है, या सोसाइटी को भी छोड़ो यार, हमारी अपनी है, जो हमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो ये शेप ले ली इन चीज़ों की. हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अगर मच्छर है ना, तो हम मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसा कुछ ऐसा करें कि मच्छर काटना बंद कर दें. हाँ, मच्छरों को किसी तरीके से मार दिया जाए, मच्छरों को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए. लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिस गटर से वो मच्छर आ रहे हैं, वो गटर हम सबके अंदर है. चाहे कोई भी क्राइम हो, किसी भी तरीके का, मतलब यू कैन रीड इट एनीवेयर, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि जो भी क्रिमिनल्स हैं किसी भी तरीके के, उनका आप चाइल्डहुड उठा करके देख लो, दैट्स लाइक अ नाइटमेयर. जो 20 साल पहले हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते. आप एक को मारोगे 2 आ जाएंगे, 2 को मारोगे 4 आ जाएंगे. बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आज जो बीज हम बो रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जो 20 साल बाद निकलने वाले हैं, आने वाले हैं सोसाइटी में, वो कैसे होंगे, वो हमारे हाथ में है. दैट इज़ इन आवर हैंड्स. वो सब हमारे हाथ में है. छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने इस चीज़ को समझा, तो ESI नाम की चीज़ पता है किसी को? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एंड ऑल. इंडिया में इतनी कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनको रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, कायदे से मैंडेटरी है, उनको रजिस्टर करना चाहिए. बट मैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ. वो कहते हैं चलता है ना इंडिया में, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इंस्पेक्टर आएगा उसको पैसे खिला देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. सो दे डोंट गिव अ डैम टू इट. बट उसकी वजह से वो ये नहीं सोचते कि एक ऐसा आदमी जिसकी सैलरी, ये किसके लिए है, जिनका सैलरी ब्रैकेट कम होता है, जिसकी सैलरी 6,000 है, 7,000 है, 8,000 है. अगर उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसकी वाइफ का ऑपरेशन है और उसके लिए 3-4 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? मतलब वो अपने 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में एक एंटरप्रेन्योर, जो हम ही में से एक है, उसी सोसाइटी में से एक है, जो ऐसे लोगों के बारे में उल्टा बोल रहा है, वही तो रेपिस्ट पैदा कर रहा है. अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ का, जो उनके 50 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक का अगर वो इंश्योरेंस करा दे और उनके घर में उन लोगों की जानें बच जाएं, कुछ लोगों की भी, तो वो बच्चे कैसे निकलेंगे उस घर से? और अगर उस बच्चे की मदर की डेथ हो गई उसकी वजह से,
तो बच्चा कैसा निकलेगा उस सोसाइटी में. एंड व्हाट आई डिड वाज कि अपने यहाँ पे मैंने मैंडेटरी कर दिया. पहले इट वाज ऑप्शनल कि भाई कराना है कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ. एंड आई मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो भी उस सेगमेंट में था. उनको ये होता था कि नहीं हमारा भी 1-1.5% कटता है ना, क्यों कटाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ. मैंने कहा नहीं, वो तो कटेगा. अगर वो नहीं कटवाते हम अपने उसमें से काट देंगे. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट करेंगे. उसका रिजल्ट अभी कुछ महीने पहले आया. आई वॉन्टेड टू कॉल अ गाय हेयर. ही इज़ वन ऑफ आवर पियोन्स. उसका नाम है दर्शन. मतलब ही इज़ नॉट हेयर. वो अपने गाँव जा रहा था कल, इस वजह से नहीं आ पाया. उसकी वाइफ की कुछ प्रॉब्लम हुई थी कुछ टाइम पहले. एंड कुछ ऐसा ऑपरेशन हुआ था जो पूरा का पूरा ESI से फंड हो गया 2.5 लाख रुपए का. जो अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं पता वो ऑपरेशन कैसे होता. सो व्हेन आई हर्ड दैट स्टोरी तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ सही चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें ट्रैक पे जा रही है. तो अगर एक छोटी छोटी भी हम चीज़ें करने लग जाए ना, छोटी छोटी, तो आई थिंक देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद. Sir, I have a question. Right now, I am 19 years old, and it's my first year in engineering. I'm never able to decide what do I want to do in my life. Like my interests change during the course of my life. Sometime I want to be this, sometime I want to be this. After working on this on a particular thing, my interest again changes. No, now I want to do something different. My interest has gone down. So this fluctuating nature, I think is it a bit harmful or something like that? Or you could say that I might not have explored so many fields till now because I'm so young. But I cannot decide right now. Like should I still be in my college or should I drop it out? Because I sometimes feel that the college might help me to discover what I want to do, or it may not. It's a risk. Just risk not for me but for my dad because he's investing his money. देखो ऑल आई कैन से इज एक बड़ा मज़ेदार सी चीज़ है. हम अभी दिल्ली में हैं, राइट? और कुछ लोगों को है एक बर्निंग डिज़ायर है कि यार मैं दिल्ली में रह के खुश नहीं रह सकता, मेरे को बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है. वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है दिल्ली के नाम से ही. वो यहाँ पे रहेगा भी तो बिल्कुल मतलब खुश नहीं रहेगा और परेशान रहेगा. तो उसको तो बॉम्बे जाना चाहिए. जो दिल्ली में रह करके खुश है उसको बॉम्बे जाने की ज़रूरत क्या है, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट कॉल विद इन योरसेल्फ कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ करनी है, तब तक उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हो. ये मत समझो आप उसको छोड़ोगे तो आपको एकदम से कुछ और रातों रात मिल जाएगा. वो कॉल आनी होगी तो आ जाएगी. एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ यार बस अब मुझे ये करना है या मरना है. अगर वो कभी आए तो करना है, अभी नहीं आए तो 10 साल बाद आएगी तब करना है, नहीं आए तो 20 साल बाद करना है, कभी नहीं आए तो नहीं करना है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को कुछ ना कुछ करना ही है. दिस इज अगेन अ मिथ. क्योंकि क्या है कि हम लोगों को देखते हैं कि अच्छा वो चीज़ कर रहा है. वो सीढ़ियों वाली कहानी याद है ना जो मैंने बताई कि आप सीढ़ियों पे इसलिए चढ़ना चाह रहे हो क्योंकि बाकी लोग चढ़ रहे हैं, बाकी भाग रहे हैं. अरे सब पागल हैं, छोड़ो ना उनको. अगर आप अभी जो कर रहे हो उसको करने के अलावा आपके पास में ऐसा कोई और अर्ज नहीं है एंड यू आर डूइंग इट, और इसको आप करते रहोगे 4 साल बाद, उसके बाद में आप जॉब कर रहे हो और जॉब में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अननेसेसरी हमको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उसकी बात अलग है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका बॉस अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपके लोग अच्छे हैं, आप उस काम को रीजनेबली इंजॉय कर रहे हो तो आप करते रहो. साथ साथ में अपना अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो करते रहो, थोड़ा बहुत म्यूजिक में है वो करते रहो, डांस में है वो करते रहो, मूवीज़ देखते रहो. क्या ज़रूरत है कुछ अननेसेसरी करने की? द आइडिया इज़ ये नहीं है कि हर इंसान अलग है, 5 उंगलियाँ अलग अलग हैं. सो ऐसा नहीं है कि एक कोई फॉर्मूला है कि हर इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर मैंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो कोई भी ग्रेजुएशन पूरी नहीं करेगा और सब छोड़ के आगे निकल जाएगा. दैट इज़ नॉट द केस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप देखोगे, हर एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक दूसरे से अलग है. हर बंदा अपने आप में एक दूसरे से अलग है. हर एक का स्टाइल अपने आप में एक दूसरे से अलग है. सो जब तक वो कॉल नहीं आती, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. उसी को मन लगा के करो ना. क्या ज़रूरत है पंगे लेने की? सर अभी जैसे मैंने आपको बताया जनवरी में आप ज्वाइन द बैंक, मतलब ये नहीं लगता कि आई शुड कंटिन्यू विद इट बिकॉज पैशन कहीं और पे है. तो सिंपल सी बात है. अभी आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब तो फैमिली के लिए है कि नहीं ठीक है यार उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है. हाँ, इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर. प्लस दूसरा लोगों को लगता है, एक बिलीव होता है कि यार फॉर गर्ल्स बैंकिंग सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट. यू आर नॉट एंजॉयिंग इट? आई एम नॉट एट ऑल एंजॉयिंग इट. नॉट एट ऑल? हाँ, नॉट एट ऑल. तो व्हाट डू यू थिंक? लाइक देखो, व्हाट्स योर पैशन, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? अगर बैंकिंग छोड़ोगे तो क्या करोगे, मतलब क्या करना चाहते हो? पर्सनली आई हैव दिस थॉट इन माइंड कि टीचिंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइडिंग इज सच अ थिंग जहाँ से आप सोसाइटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो. देखो, अगर ये जो स्टेप आप उठाओगे, दिस इज सिंपल, डू और डाई सिचुएशन है. जैसे एक
एक राजा गया अपनी उसके साथ में, फ़ौज के साथ में एक आइलैंड पे। तो उसने क्या किया, वहाँ जाते ही सारे शिप्स को आग लगवा दी, जला दिया। तो और उसने अपने सारे उसको पूरे का पूरा जो उसकी आर्मी थी उसको बोला कि अब अगर जाएंगे तो उनके शिप्स में जाएंगे, अपने में तो जा नहीं सकते, तो अब या तो करेंगे या मरेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड अ डू और डाई सिचुएशन। सो यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरिंग अ डू और डाई सिचुएशन। मतलब अगर अब आपको उसके अंदर एंटर करना है तो दैट कॉलिंग हैज़ टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि अभी आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए। बट अगर वो नहीं गिर रहे, मतलब अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही कि नहीं मेरे को, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ इससे, बैंकिंग से और इससे, तो हो सकता है फेल हो जाओगे, क्योंकि डाउट आ गया ना मन में। आदमी तब जीतता है या तो वो जो अंदर का डिज़ायर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो उसको आगे तक खींच करके ले जाए, डिज़ायर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, या डिज़ायर नहीं भी है तो बिलीफ हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो जो फेथ है, वो जो बिलीफ है कि मतलब आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, आपके मन में ये इतना सा भी नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो गड़बड़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट डू और डाई सिचुएशन। डू और डाई में कौन जीतता है? जिसके शिप्स जल चुके हों और जो अपने शिप को जलाने के लिए तैयार है, जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। अगर आपके मन में हल्का सा भी डर आया और आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया तो वो डर की दीवारें ऐसी खड़ी होंगी, ऐसा अंधेरा होगा कि आप घबरा जाओगे कि हुआ क्या ये। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि अब मेरे को या तो करना है या मरना है, तब ये स्टेप उठाना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा अंदर से, देन डोंट डू इट। फिर आप करोगे तो आप मर जाओगे, राइट? मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, क्योंकि अंदर से वो कॉलिंग, वो जो डिज़ायर है वो इतना बड़ा नहीं हुआ। और अगर आज नहीं हुआ तो 10 साल बाद करो ना, 5 साल बाद करो, 20 साल बाद करो। जब वो डिज़ायर इतना स्ट्रांग हो जाए अंदर से कि आपकी लाइफ में मतलब आपको लगे कि नहीं यार कुछ बहुत ज़्यादा मिसिंग है, अब तो मुझे करना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ आई वॉन्ट टू फ्लाई। अब इस पिंजरे में मैं बहुत जी ली, अब मेरे को नहीं। बट अगर अभी भी उस पिंजरे से लगाव है तो आप वापस घूम करके उस पिंजरे में आओगे, वो बंद मिलेगा, आप बिल्कुल हिल जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो गया, राइट? कि आप छोड़ करके आज बाहर जाओगे बट लगाव अभी भी आपको उसी पिंजरे से है, उसी सिक्योरिटी से है। तो फिर आप जब वापस आओगे वो उसके दरवाजे बंद हो चुके होंगे, अब वापस से तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, राइट? आप आओगे तो आप कहोगे ये क्या मैंने कर दिया। सो डोंट डू इट, अभी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। जब अंदर से आपको लगे, और वो आपको कोई नहीं बोल सकता, आई कांट से एंड कोई और नहीं बोल सकता, जब आपको लगे तब आप करो, नहीं लगे तो डोंट डू इट। ये वास्तव में हम सब करना चाहते हैं। रास्ते में भी हमारी बात हुई है, हम आपके साथ किसी न किसी तरह जुड़ चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी तैयार हैं कि सर्विस के रूप में आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आपके साथ जुड़ जाएं। कुछ लोग चाहते हैं वॉलंटरी जुड़ जाएं, मतलब किसी ना किसी तरह, मतलब एक कृतज्ञता के भाव से भी कि उनको बहुत कुछ मिला है आपसे, और तो किसी ना किसी तरह से आपसे ये ना हो कि हमारी आखिरी मुलाकात हो जाए। मतलब किसी ना किसी तरह रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरह, जैसे जिसको जिस भी योग्य समझते हो, जिसको आप समझते हैं भी ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब का है, तो वो आपको ये सारे लोग जो तैयार हैं, बहुत बढ़िया, उस तरह से भी। इट्स माय प्लेजर। और कभी भी ऐसा कुछ होगा, आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। मैं ऐसा सोच करके आई गिव इट अ थॉट एंड डिस्कस करके अपनी टीम से, अगर कभी भी ऐसा कोई थॉट आएगा ना तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। सारे रेडी रहेंगे। आपने इतना बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आपने एक चीज़ बोला था अपनी स्पीच में, आप किसी होटल में गए थे, होटल में जाने के बाद उसने एक चीज़ बोली थी कि मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपना कमाया हुआ पैसा नाली में बहा देता हूँ, राइट? तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे सर मेंटेन हो अपने बॉडी, मतलब उस चीज़ को कैसे पहचाने कि इससे मैं सेल्फ सेटिस्फाई हूँ? देखिए बेसिकली क्या है ना, अब वो वाला जो एक लाइन थी ना, उसको कई लोग समझ पा रहे हैं, कई लोग नहीं समझ पा रहे। वो ये सोचते हैं कि भाई पैसे को नाली में बहाने से अच्छा, या वो जब उन्होंने वो कहानी सुनी मेरी IIT कानपुर वाली, तो उन्होंने कहा कि यार वो दाल को नाली में क्यों बहाना है, किसी गरीब को खिला दो ना। अगेन हम सही गलत के कॉन्सेप्ट में चले गए ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये आप जा करके उनको क्यों बोल सकते हो कि भाई इसको नाली में नहीं बहाना, आपको यही करना है। उनके हिसाब से वो बासी हो गया तो बासी किसी को भी नहीं खिलाना। अगर उनको किसी को वैसे भिखारी को भी खिलाना है तो भाई उसको बासी क्यों खिलाएंगे, ताज़ा खिलाएंगे ना निकाल करके। सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। उसका जो बेसिक फंडा है वो है बिजनेस से रिलेटेड। वो कॉन्सेप्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम जा करके पैसे को नाली में बहाने लग जाए, दैट डज नॉट मेक सेंस। बट द आइडिया इज, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, दैट सेशन वाज रिगार्डिंग बिजनेस। IIT कानपुर में लोगों ने ये पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताओ। तो बिजनेस का बेसिक फंडा ये है, एक लेवल के बाद में जा करके आदमी अटक जाता है जब वो पैसे को खर्चने से पहले 1000 बार सोचने लग जाता है। सपोजिंगली अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है
और मैं ये सोचने लग जाऊँ कि यार जो केला है वो 2 रुपये का भी आता है, तो 10 रुपये का केला क्यों यूज़ करना है? तो 8 रुपये अल्टीमेटली तो नाली में बह रहा है ना। किसी को पता नहीं कि ये 8 रुपये मतलब केले में फ़र्क नहीं पता लगने वाला 2 रुपये के केले में और 10 रुपये के केले में। बट जो उनका फंडा है, जो मैंने उनसे सीखा और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, कि जो चीज़ें नहीं दिखती वो भी बिजनेस में बिकती है, राइट? कि एक डॉक्टर है जो कहता है कि यार मैं अपना ये जो साफ़ सफाई की चीज़ें हैं नहीं करता सफाई, क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट है, वो कहता है कि क्लीनलीनेस से किसको पता लगने वाला है कि मैंने 1 महीने पहले साफ़ किया था, 2 महीने पहले या आज किया था, स्टरलाइज उसको किया था या नहीं किया था। तो ये चीज़ें जो पेशेंट आ रहा है उसको नहीं पता लगने वाला, नहीं पता लगने वाला। ये सिर्फ उस डॉक्टर को पता है, उसके ज़मीर को पता है, उसके अंदर के इंसान को पता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब वो स्टरलाइज करेगा, वो सब केमिकल्स को यूज़ करेगा तो पैसा लग रहा है, पैसा नाली में बह रहा है, जिसका किसी को दिख ही नहीं रहा, फिर भी वो पैसा जा रहा है। तो बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ वो चीज़ें मत करो कि लोगों को दिखाने के लिए। ये पैकेजिंग अच्छी कर दी लेकिन अंदर प्रोडक्ट में कूड़ा भर के दे दिया, तब आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो भी गए तो खुश नहीं रह सकते, तो बिजनेस बेकार है। वो एक ढांचे की तरह है, ताश के पत्तों की तरह है। तो अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल भी होना है, पैसा भी कमाना है और खुश भी होना है, तो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा करना है कि अंदर भी इस चीज़ में माय आइडल इज इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स स्टीव जॉब्स। उनका मैंने पढ़ा, मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ बाहर से डिज़ाइन पे काम नहीं करते थे। लोग होते हैं शॉर्टकट मारते हैं कि बाहर से एक डिज़ाइन बनाया और चेप दिया किसी को भी उठा करके। ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि अंदर जो सर्किट का डिज़ाइन होता था उसमें भी इतना अंदर तक जाते थे, मतलब 1-1 साल 2-2 साल लगा देते थे सिर्फ अंदर के सर्किट को डिज़ाइन करने में कि वो अच्छा लगे। उनकी कंपनी में लोग बोलते थे सर ये तो किसी ने कभी खोलना भी नहीं है ज़िंदगी में सर्किट, तो ये तो सिर्फ हमारे उन लोगों ने देखना है जो टेक्नीशियंस हैं। एक नॉर्मल आदमी जो मैक यूज़ कर रहा है, आईफोन यूज़ कर रहा है, उसको थोड़ी पता अंदर का सर्किट कितना सुंदर है। वो होता था कि नहीं भाई कोई नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को, टाइम को, सबको नाली में बहा दिया। बट ही हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एवर। मतलब देयर इज़ नोबडी लाइक स्टीव जॉब्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। और मुझे नहीं पता आगे भी कभी कोई आएगा या नहीं आएगा उस लेवल का। मतलब वो उस हद तक चले जाते थे चीज़ों को करने में कि जो नहीं दिख रहा किसी को भी, बट मुझे दिख रहा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मतलब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों बहुत छोटा वर्ड है, अरबों खरबों रुपया बहा दिया ऐसी चीज़ें करने में जो आज तक आपको या मेरे को या किसी यूज़र को पता भी नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, और जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर वो उसको नहीं भी करते, उसकी डिज़ाइनिंग में, अंदर की डिज़ाइनिंग में दिमाग नहीं भी लगाते, बाहर की भी डिज़ाइनिंग लगाते, तब भी वो आईफोन उतना ही बिकता जितना आज बिक रहा है। बट उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी टीम को दिखा अंदर से, उनको खुद को दिखा। तो जिस फेथ की, जिस बिलीफ की मैंने बात करी है बार बार, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि उनके चेहरे पे आया कि मैं अल्टीमेटली इस दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूँ। और जैसे ही वो फीलिंग आई, वो फीलिंग अल्टीमेटली लोगों तक पहुँची। उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसी हमारी कंपनी में, मतलब अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो फीलिंग का सारा खेल है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे स्टॉक फोटोग्राफी का और ये सारी चीज़ें, बट हमारी फीलिंग है जिस वजह से हम नंबर 1 पे हैं। मतलब हम, जैसे एक हमारा जो अगर कॉम्पिटिटर है तो वो कहेगा कि यार एक काम करते हैं ना कि इस शॉट के लिए, एक शॉट के लिए ये इतना पैसा क्यों खर्चना है, ये काम तो 2000 रुपये में भी हो सकता है, इसमें ये 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, भाई कोई सेंस नहीं है। और सामने वाले को पता भी नहीं लगने वाला कि यहाँ पे 20,000 लग गया। तो मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे शूट होते हैं तो उसमें हम ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े यूज़ करते हैं, जबकि हम ब्रांडेड यूज़ करने के बाद में लोगो हटा देते हैं। मतलब वो हम लीगली यूज़ नहीं कर सकते। तो एक टी शर्ट जो 50 रुपये की है, उसकी बजाय हम 5,000 रुपये की टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। लेकिन मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। एंड दैट टेक्स थिंग्स ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। जब वो वाइब्स हमारे अंदर से निकलती है तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता ऐसा कुछ हो रहा है, बट दे फील सो अटैच्ड टू द कंपनी, दे फील लाइक कि यार ये जो है ना, देन वो चिपक जाते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए इमेजेस बाजार इज नॉट जस्ट अ वेंडर। अगर आप पढ़ेंगे जा करके हज़ारों मतलब टेस्टिमोनियल्स हैं हमारी साइट पे, यू विल फील दैट कि जो आपके इमोशंस है ना मेरे लिए एज अ पर्सन, वो उन लोगों के इमोशंस है फॉर इमेजेस बाजार। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट लिव विदाउट इमेजेस बाजार इवन फॉर अ सिंगल डे। वो जा करके इतने बुरे तरीके से चिपक गए हैं। मतलब अब अगर हम अब अगर किसी वजह से हम बोल दें कि भाई साइट बंद रहेगी 1 हफ्ते के लिए, आई एम श्योर कि हल्ला मच जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब नाउ दे आर एडिक्टेड टू इट। एक जैसे होता है ना कि अगर कोई आदमी कहीं जाता है किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में और वो उसका मन नहीं करता वहाँ से हिलने का, मतलब
कि फील लाइक कि यार मैं कनेक्ट हो गया हूँ, बस ये यहीं पे रहूँ मैं तो, जैसे हमारा कर रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल मे बी। सो ऐसे ही उस स्पिरिचुअल बिजनेस को और स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बिजनेस ऐसा बन जाएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो एक होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है सेटिस्फाई कर दिया बस बहुत अच्छी बात है, फिर तो बिजनेस हो गया ना। एक है कि उसको डिलाइट करना कि वो एक्साइटेड हो जाए, वो कहे कि ये है। एक है उसको कुछ ऐसा करना विच इज़ बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड विच इज़ बियॉन्ड डिलाइट, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि कहीं पर भी जा करके अपने को अटकना नहीं है, वेदर इट्स माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब, व्हाटएवर वी आर डूइंग। एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन दी दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो, सो आई नो कि एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अरे इतना और कर दे, उतना और कर दे। बट कितनी बार होता है कि एज एन एम्प्लॉई हम बैठ करके ये सोचते हैं कि हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। इफ समबडी डज दैट तो बिलीव यू मी आई एम ऑन द अदर साइड, मतलब दैट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉयर, वो चीज़ दिख जाती है, वो दिख जाती है। जो हम सोचते हैं ना कि नहीं दिखेगा, कि हम तो अकेले में करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, जब बॉस आया देखने के लिए तो सामने दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी, वो भी पता लग रहा होता है उसको, बॉस को, कि ये कौन दिखाने के लिए कर रहा है, कौन अंदर से कर रहा है। और जैसे ही वो कनेक्ट बनता है तो वो ज़िंदगी भर का कनेक्ट बन जाता है। ये भी अच्छा हो गया। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और आपको बस ये करना है कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करनी है, तो उसकी जो जीरो लेवल से शुरुआत है वो आप कैसे करते हैं? What I do is, पहले वो जो लैंड है ना मैं उसको फर्टाइल करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि वो एक आइडिया है, एक थॉट है, या मेरा बर्निंग डिज़ायर है, मतलब वो अंदर की आवाज़ है या एक आइडिया है। आइडियाज़ बहुत आते हैं, मतलब एक दिन में 1000 आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन 1000 चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता। सब कुछ करने की कोशिश करूँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एट द एंड। तो आई जस्ट गो बाय माई इनर वॉइस। पहले मैं आराम से कुछ भी नहीं करता, ये भी नहीं रिसर्च करता कैसे करना है, क्या करना है। कुछ दिन के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ और सिर्फ अंदर 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 जाके देखता हूँ, मतलब बाहर कुछ नहीं करता, अपने अंदर चला जाता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये है क्या, मतलब अल्टीमेटली मैं करना क्यों चाहता हूँ। अपने नाम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट देने के लिए, या कुछ और ऐसा है विच इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। तो जैसे ही जवाब मिल जाता है और पूरा पक्का जवाब मिल जाता है कि हाँ ये जो करने की वजह है ना ये कुछ है यार, मतलब देयर इज समथिंग, तो फिर मैं तब भी कुछ नहीं करता। देन आई जस्ट कीप ऑन रीइंफोर्सिंग इट। वो जो अंदर से जब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ इसके पीछे इट्स समथिंग बियॉन्ड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने आज करी और कल मर गई, मतलब दिस इज समथिंग टाइमलेस, कि जो मैं अगर 50 साल बाद पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मैंने एक अच्छा काम किया, या खुद को अच्छा लगेगा देख करके। तो जब वो चीज़ पक्की हो जाती है तो अब मैं उसको पक्का करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी भी एकदम से शुरू कर दूंगा तो मैं डगमगा जाऊंगा। तो अब मैं उस बिलीफ को और स्ट्रांग करता हूँ, मतलब उसको और पक्का करता हूँ कि हाँ ये करना है करना है करना है करना है करना है। जब वो पनप जाता है ना और अंदर एक कहते हैं कि ज्वालामुखी बन जाता है, तब फटता है वो। देन आई टेक अ स्टेप कि नहीं अब करना है, और फिर कैसे करना है तब तक मेरे को नहीं पता होता, बट फिर सारे रास्ते निकल आते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, जो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे होते। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले कभी हुई नहीं होती हिस्ट्री में कहीं पर भी, बट एकदम से सब साफ साफ नजर आने लग जाता है। हाँ ये करना है, क्योंकि मेरा बिलीफ क्या है कि सब कुछ आसान है, तो कुछ भी हो जाए सब आसान है। तो अब जब सब कुछ ही आसान है तो क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? इफ एवरीथिंग इज ईजी और कोई बंदा बोले हाँ सब कुछ आसान है तो इसका मतलब सब कुछ ही करो ना, नहीं, सब कुछ आसान है लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज वो कुछ भी क्या है, क्या वो एक चीज़ है उन 1000 चीज़ों में से जिसको पकड़ना है? पहले उसको पकड़ के पक्का करता हूँ 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जब वो पक्का हो जाता है, जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, अब अगर मैं भी अपने आगे आकर के खड़ा हो जाऊँ, पूरे 1000 लोग आकर के खड़े हो जाए, लाखों खड़े हो जाए, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, दीवारें खड़ी हो जाए चारों तरफ से, अब मैं नहीं रोक पाऊंगा। देन आई टेक अ स्टेप। मैं अपने लाइफ का एक सिनेरियो बता रहा हूँ, अब आप ये बताना कि ये टेम्परेरी है या शायद ऐसा ही रह जाऊँ मैं। फ़िलहाल मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो शांत है।
तो जब से ये रियलाइज़ किया कि करना क्या है, उसके बाद से सारी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगी। बिल्कुल ठीक है। कभी आपने ये चीज़ फेस किया कि आपका जो इनिशियल पीरियड था, आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, आप में कभी वो चीज़ थी कि नहीं, काम के लिए आप इतने डेडिकेटेड थे कि बाकी चीज़ें सेकेंडरी लगने लगी, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो? 100%। देखो क्या होता है ना कि एक जोन होता है। जैसे मेरा एक जोन था कि जब काम नया नया शुरू किया था, उस टाइम पे मैं डेली दिन में 18 घंटे भी काम करता था, लेकिन लगता नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ। सो देखो, व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको छोड़ दूँ? अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो काम आपके लिए खेल होना चाहिए। फिर अगर वो भी खेल नहीं है तो बच्चा मर जाएगा अंदर का। सपोज स्पोर्ट्स पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं डेली वॉलीबॉल खेलता था, और फिर वॉलीबॉल से ज़्यादा मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, वॉलीबॉल से ज़्यादा, अब वो अंदर की कॉल होती है ना, अब अगेन उसमें सही गलत कुछ नहीं है। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी पे ध्यान दो, एक तरफ मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ कि मैं वॉलीबॉल छोड़ करके आई स्टार्टेड वर्किंग से 16 आवर्स 15 आवर्स डे ऑन कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं था, उसको सीखना था ताकि उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकूँ। तो उसमें लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, वॉलीबॉल से ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं उसको कर रहा था, वो मेरे लिए खेल था। बट अगर आप उस काम को छोड़ के एक नए काम को कर रहे हो जो आपके लिए बर्डन है, देन आपके अंदर का बच्चा मर जाएगा। बच्चा जिंदा तब तक रहेगा जब आप किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को बच्चों की तरह खेल समझ करके करते जा रहे हो। आसान है, आसान है, अरे करो यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आना चाहिए, कुछ भी आप कर रहे हो, तब आप सक्सेसफुल हो गए। मज़ा आना बंद हो गया, रस आना बंद हो गया, मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन ठीक है, बस पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, देन यू विल बी अ मशीन डाउन द लाइन। वो बच्चा मर ही जाएगा, वो जागेगा ही नहीं। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अंदर का बच्चा मर गया, क्योंकि उनका क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मैं ये भी छोड़ दूँ, वो भी छोड़ दूँ, वो भी छोड़ दूँ, प्लस कुछ ऐसा करूँ जो सिर्फ और सिर्फ, मज़ा तो वहाँ पे था ही नहीं ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो अटक गए। सर, आपने एक चीज़ बोली थी अपने सेमिनार में कि अपनी स्पीच में कि जब मैंने अपना वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था तो 8 से 10 दिन मैं ऑफिस में ही रहा था, और मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं घर पे नहीं जाऊंगा जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। क्या एक पर्सन को अपने टारगेट पूरा करने के लिए अपने जो बॉडी है उसको तकलीफ़ पहुंचाना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं, बट जो फेथ है वो कुछ ऐसी चीज़ें कराता है जो आपके दिमाग से परे है, राइट? हाँ, अब अगर आप कहोगे कि ये करना चाहिए तो मेरे से आप कहोगे नहीं, नहीं करना चाहिए। आप मुझसे कहोगे कि मुझे करना चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए था। आप मुझसे पूछोगे कि मुझे करना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, मत करो। मगर अगर आपके अंदर कुछ ऐसा होगा तो आप मेरी कहाँ सुनोगे यार, मैं किसकी सुनता उस टाइम? मतलब अंदर कुछ और ही था ना, दैट फेथ वाज देयर। अगर किसी क्रिकेटर को आप जा करके कहोगे कि एक दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, तो हम सब जा करके उसको समझाएंगे नहीं, बट वो सुनेगा क्या किसी की? ही इज इन अ डिफरेंट स्टेट। उस वक्त आपके मन में क्या था जो आपने डिसाइड किया कि 8 से 10 दिन जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी, हाँ। मैं घर पे नहीं जाऊंगा? कुछ भी नहीं था, मतलब एक ही चीज़ थी कि अभी मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सामने खड़ी हुई है। तो मेरा बस एक ये था कि अब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, बिकॉज दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, वो मेरी लाइफ की आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स थी। जब मेरे को ABCD भी नहीं पता थी किसी चीज़ की, प्रोग्रामिंग की, और एकदम से सामने ये चैलेंज आ गया था कि बस अब या तो कंपनी बंद होगी, मतलब वापस बैक टू ज़ीरो, सब चीज़ें हवा में लटक जाएंगी, या फिर अब कुछ करना है। मैंने कहा अब करना है या मरना है। को आपने मतलब अपने फैमिली को सेटिस्फाइड करके फिर विल की चीज़ आप कर रहे हो, आपने कम टाइम में कर ली, लेकिन यदि अभी हम सोचें कि हम वो उस पर ध्यान दें और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे कहीं ना कहीं। अब वो आपका बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ है। अब मेरे को एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ याद आती है। मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट उनके साथ मैं वॉक करता था और मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिज़नेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला, तो वो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोचिए 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल।
कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। बट मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर अंदर, कुछ इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर गया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ हो गई। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन पेरेंट्स साइड से रहती है कि भाई पहले बीटेक करी, अर्न करो, सेट हो जाओ, शादी करो, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं कि अनस्टेबल सब होता रहेगा, एक बार मन का कर लेते हैं कुछ एक बार, क्योंकि जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब मन का करने का कुछ बचेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे। कैसे करोगे पता नहीं। मैंने 5 साल मांगा था, आपके ऊपर है, आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहाँ पे आपको विश्वास हो सके। ऐसा भी मत मांगो कि हाँ 5 दिन में ही हो जाएगा, तो माइंड एकदम से क्या कहेगा यार ये नहीं हो सकता, और दिल भी एकदम से कहेगा नहीं हो सकता। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहाँ तक आप हजम कर सकते हो, जहाँ तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा। 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा कि उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा। ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप नहीं मान पाए, आपको खुद को मानना है, किसी को मनाना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम दुनिया को मनाने निकल जाते हैं। अरे अपने फेथ में आप किसी को कैसे मना सकते हो। आज मेरे अंदर जो सपना है, मैं यहाँ पर अगर बैठ करके आप लोगों को समझाने लग जाऊँ, या आप में से कोई मेरे को अपना सपना समझाने लग जाए, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? यू कैन नॉट कन्विंस इट। और अगर आप कर सकते हो तो वो सपना ही बेकार है, क्योंकि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है, राइट। मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होगा क्या होगा, बट वो हो जाए। सर एक चीज़ आपने बोली थी कि पागलपन, मतलब अगर कोई आदमी पागल है, अगर लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं ये आदमी पागल हो गया, तो आपने एक चीज़ बोली कि वो सक्सेस है। तो उस पागलपन का मीनिंग क्या है सर? आई एम ग्लैड कि किसी ने ये चीज़ पूछी, बिकॉज पागलपन का मतलब ना लोग ये समझ रहे हैं कि पागलों जैसी हरकतें करो, सड़क पे जाकर के डांस करो और लोग बोलने लग जाएंगे पागल हो गए हो तो आप सही ट्रैक पे हो। दैट डज नॉट मीन पागलपन। मैंने उस तरफ इशारा नहीं किया था पागलपन पे। सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे ही पागल हो। अरे तो मैं भी बोलूँगा पागल हो, राइट, क्योंकि आपको फेथ है नहीं, अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं, और एक्शन पहले ले रहे हो। पहले उस सेशन को समझो तो सही, सेमिनार को समझो तो सही, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया, मतलब अपनी गंदगी को साफ किया, जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में बॉडी में, उसको खाली किया, लैंड फर्टाइल हुई। फिर बीज को बोया। उससे भी पहले बीज डिसाइड किया कि बीज कौन सा बोना है, अंदर की आवाज़ सुनी, फिर जाकर के उस बीज को बोया। लोग क्या करते हैं, अंदर की आवाज़ सुनी नहीं, एकदम से स्किप कर दिया। अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। किसका करता है? सब छोड़ दो पढ़ाई। हाँ, सब पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गए हो, तो आप सच में पागल हो गए हो, क्या करोगे, राइट। सो पागल हो गए उस लेवल पे जा करके जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो, जानने नहीं, शौकिया नहीं, मानने लग गए हो जो और लोग नहीं मान पा रहे, लेकिन आप मानते हो कि वो चीज़ होगी।
तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हो, तब आप सही ट्रैक पे हो। So the idea is you need to believe in something so strongly that has to be unshakable. एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट होना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं ड्रॉप आउट होके काम हो जाएगा। हाँ? तो अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो यहाँ पर आकर के मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू तो गया, ना तुझे नौकरी मिलने की, ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के, जो सच है, ठीक है, ना अब तू कुछ कर सकता, तू क्या करेगा, तू तो सड़क पे धक्के खाएगा भाई, भीख मांगेगा, और वो डर के बैठ जाए, अबे यार मैं तो गया यार, तो सही बोल रहे हैं यार, ये क्या कर दिया मैंने, तो समझ जाओ वो सच में पागल है, राइट? वो पागलपन नहीं है, वो सच में पागलपन है। असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके यहाँ पे डरा रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग बैठ करके उसको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया भाई, तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो हंस रहा है बैठा बैठा। वो कह रहा है अच्छा आने दो, टाइम बात करेंगे, आने दो। दैट इज कॉल्ड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड फेथ, अनशेकेबल फेथ। उसको पागलपन बोलते हैं जो सच है। बट पागलपन ऐसा जो खोखला है, सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया, उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या सेंस है, क्या सेंस है? अपने फेथ को पकड़ो, अपने बिलीफ को पकड़ो, देन डू समथिंग which is beyond explanation, but you have strong belief कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी, वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए, तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंस के बोलो अरे तू बर्बाद है, छोड़ना, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या। पहले अलग जोन था, अब दूसरा जोन है और अब कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम फुल एनर्जेटिक। आसान है, आसान है, आसान है। मेरे अंदर तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। संदीप माहेश्वरी इज अ सेल्फलेस पर्सन, you know, and feel like doing something what he is doing, we can't match with him, but at least something different than what we are doing. सर की बात करूँ तो मैंने इस अर्थ पे आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। जाके अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पूरा विश्वास है। बिना कॉन्फिडेंस के आया था और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ। शेयरिंग की फीलिंग को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। He is a messiah for young generation. I am really fortunate enough to be here. Just one thing, आसान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या,